जय श्री महाकाल। आज बात करते हैं बेटा अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उसके हिसाब से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखी है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं बेसिक उसके बारे में, यानी कि बात हो रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब बेटा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे इशू होते हैं ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। अगर एएस 1 का नाम बात करें तो इसका नाम है बेटा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक, अब बात करते हैं एएस 1 के हिसाब से तीन मूलभूत लेखांकन अवधारणाएं दी। अवधारणा बोल दो या मान्यता बोल दो, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो बेटा एएस 1 ने तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं बेसिक। ठीक है, बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो ये लीजिए, अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है बेटा गोइंग कंसर्न। पहला क्या आ रहा है बेटा अपना गोइंग कंसर्न, हिंदी में बोले तो सतत व्यापार की अवधारणा। सतत व्यापार की अवधारणा। देखिए गोइंग कंसर्न में क्या होता है बेटा, इस अवधारणा के हिसाब से क्या होता है कि जो अपना बिजनेस है वो आने वाले भविष्य में मतलब चलता ही रहेगा। यानी कि बिजनेस का जो लाइफ है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस अवधारणा के कारण या इसी के कारण, या यहां लिखो इसके अनुसार, यानी कि इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय यानी कि बिजनेस भविष्य में चलता रहेगा। डन। साथ ही अगर बात करें तो इसी अवधारणा के आधार पे, यानी इसके अनुसार जो व्यवसाय है, बिजनेस है, व्यवसाय का जीवन काल, व्यवसाय का जीवन काल अनिश्चित होता है। गोइंग कंडीशन की वजह से बेटा क्या होता है कि बिजनेस की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। साथ ही इसी के अनुसार हम क्या मान के चलते हैं कि जो व्यवसाय है वो भविष्य में क्या रहेगा बेटा, चलता रहेगा। ठीक, इसके अन्य नाम भी दे रखे हैं, और किस किस नाम से जाना जाता है इसको। चालू या निरंतरता, स्थायी, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, सुदीर्घ अवधारणा भी बोलते हैं। ये सारे नाम किसके हैं, गोइंग कंसर्न के। ठीक, अब बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो क्या है। इसी अवधारणा के कारण बेटा जो असेट्स और लाइबिलिटी होती है, असेट्स और लाइबिलिटी होती है उसका क्या होता है बेटा, वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, साथ ही इसी अवधारणा की वजह से असेट्स को किस पे दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ऐतिहासिक लागत पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। साथ ही बेटा इसी अवधारणा की वजह से, इसी अवधारणा की वजह से असेट्स के ऊपर क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, लगाया जाता है। यानी कि अगर बात करें गोइंग कंसर्न की तो इसमें क्या पढ़ा है कि व्यवसाय का जीवन काल अनिश्चित होता है। ठीक है, साथ ही बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अन्य नाम की बात करें तो चालू, निरंतरता, स्थायी, सुदीर्घ, ये सारे इसी के नाम है। और इसी अवधारणा की वजह से एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया जाता है। साथ ही इसी अवधारणा की वजह से असेट्स को काय पे दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। साथ ही इसी अवधारणा के आधार पे बेटा असेट्स पे क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है।
तो AS1 के हिसाब से पहली अवधारणा होगी गोइंग कंसर्न। सेकंड अवधारणा की बात करते हैं अपन, तो वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर हिंदी में बात करें, एक रूपता की अवधारणा। ये सेकंड बेसिक कंसेप्ट है अपना AS1 के हिसाब से। बेटा इसमें भी कुछ नहीं, नाम से आ रहा कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओ उसमें क्या रखो, कंसिस्टेंसी, एक रूपता। यानी कि अगर 2018 में आपने अगर डेप्रिसिएशन की मेथड क्या लगाई है, WDV लगाई है, तो आप कोशिश करें कि 2019 में भी क्या लगाओ, WDV ही लगाओ, ताकि हम कंपैरिजन क्या कर सके, आसानी से कर सके। अगर आपने यहाँ WDV लगा दिया और 2019 में क्या लगा दिया, SLM लगा दिया, तो फिर अपन कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो एकरूपता का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उनमें क्या रखो आप, एकरूपता, हर वर्ष एक जैसी क्या लगाओ, अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाओ। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं क्या है कि बिजनेस या व्यवसाय प्रति वर्ष एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएगा या अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज करे। ठीक बेटा, इसी अवधारणा की वजह से अपन डेप्रिसिएशन की, जैसे इसके अगर एग्जांपल, इसी अवधारणा की जगह आप लिखो एग्जांपल, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की मेथड, कि आपने SLM यूज करी है तो फिर हर साल SLM यूज करो, WDV यूज करी तो फिर हर साल क्या करो, WDV यूज करो। बेटा इसी अवधारणा के आधार पे हम क्या बनाते हैं, PBD बनाते हैं। बात आ गई समझ में? ये थी अपनी सेकंड अवधारणा, एक एकरूपता की अवधारणा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यानी इसमें ये बोला गया है कि आप क्या करो, एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओ। बेटा अपन अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज भी कर सकते हैं, AS1 ने बोला है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि कुछ कंडीशन है। जैसे कि एक कंडीशन है कि दूसरे AS के लिए रिक्वायरमेंट है, दूसरे AS को फुलफिल करने के लिए आपको मेथड चेंज करना जरूरी है। ठीक है, या किसी रूल्स या किसी लॉ की वजह से आपको दूसरी मेथड यूज करना जरूरी है, या फिर आप दूसरी मेथड यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, अच्छा क्या कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी अवधारणा है, आज की लास्ट अवधारणा इसकी थर्ड, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बोले तो बोलते हैं इसको उपार्जन की अवधारणा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बेटा अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उनको आप किस बेस पे रिकॉर्ड करो, अक्रू बेस पे रिकॉर्ड करो, या ड्यू बेसिस पे क्या करो, आप रिकॉर्ड करो। बेटा दो वर्ड होते हैं, तो ड्यू और रिसीव्ड। ड्यू मतलब होता है कि आपको पैसा रिसीव करने का, या मतलब रिसीव करने का क्या मिल गया हो, राइट का मिल गया हो, अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे बोलते हैं ड्यू। ठीक, रिसीव्ड यानी रिसीव्ड हो गया है, प्राप्त हो गया है, तो रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को आप किस बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। जितनी भी बिजनेस एंटिटी होती है ना बेटा, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी की वजह से या इसी के आधार पे लेखा करती है, इसी के आधार पे लेखा करती है। डन। अगर इसके लेखा करती है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने माल बेचा, मैंने राम को माल बेचा 10,000 रुपए का उधार। तो बेटा मैं जब माल बेचा उसी टाइम क्या कर लूंगा, एंट्री कर लूंगा। पैसा आया या नहीं आया उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग किस बेस पे कर लूंगा बेटा, ड्यू बेसिस पे।
ठीक?